नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो करीब 2 साल पहले गठित हुआ, उसके बाद में काफी सियासी पारा भी चढ़ा, कई उठापटक इसके दौरान हुई, कुछ समाजसेवी संगठनों ने आंदोलन भी पकड़ा, आंदोलन की राह को भी पकड़ा। अभी हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को अलवर के बहरोड में हुई पहलू खां की मॉब लिंचिंग के मामले को। वो मुझे लगता है कि अलवर का पहला मॉब लिंचिंग का मामला था जो काफी सुर्खियों में रहा। पहलू खां की मौत हो गई और काफी मारपीट हुई। 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज की पहलू खां की हत्या के मामले में उसके परिजनों की रिपोर्ट पर, जिसमें कुछ लोगों को नामजद करके और अज्ञात भीड़ का नाम उसमें दिया। दूसरी रिपोर्ट थी गो तस्करी की। एक समाचार पत्र के माध्यम से हाल ही में चार्जशीट का हवाला देते हुए रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि पहलू खां को भी उसमें दोषी माना है, तस्करी का आरोपी माना है। तो चलिए, यहीं से सियासत वापस परवान चढ़ने लगी है। ओवैसी ने इस पे ट्वीट करके कहा है कि आजादी के 70 साल बाद भी ना भाजपा मुसलमानों की हितैषी लग रही है और कांग्रेस भी अगर उसकी कॉपी कर रही है तो अब वक्त आ गया है, कुछ बदलना चाहिए। ये ओवैसी का हुआ। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे मीडिया की बातचीत, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के टाइम का सारा मामला है। दिसंबर में इलेक्शन के दरमियान इसकी चार्जशीट पेश कर दी गई और जब तक पूरी तरह से सरकार का गठन भी नहीं हुआ था। अगर कहीं कोई कमी रही है, कहीं कोई बात ऐसी है कि जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्स को दबाया गया है, तो इसकी वापस से जांच कराई जा सकती है। तो चलिए, मैं आपको मजमून दिखाना चाहूंगा एक बार पूरा, और उसके बाद हम लौटेंगे। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं, उमेंद्र धादी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, और आरको साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मुस्लिम नेता हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक बार आपको मजमून दिखाऊंगा, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। दरअसल पहलू खान हरियाणा के नूह जिले के जयसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के बहरोड के पास भीड़ ने गो तस्करी में पहलू खान की पिटाई कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में 4 अप्रैल को उसने बहरोड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद सूबे में सियासत छिड़ गई और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर दोष मढ़ते हुए बॉम्ब लिंचिंग का नाम देकर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। करीब 2 साल पुराने इस मामले में अलवर पुलिस ने मृतक पहलू खान के खिलाफ आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें पहलू खान को गो तस्कर बताया गया है, जबकि उसके बेटे इरशाद और आरिफ को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत आरोपी माना। इसमें पहलू खान को पुलिस बोवाइन एनिमल एक्ट 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी माना है। पुलिस की तरफ से इस चार्जशीट पेश होने के बाद पहलू खान के बेटे ने नाराजगी जाहिर की है। उसके बेटे ने कहा है कि अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी परिवार को न्याय नहीं दे सकती है तो हमें भी मार दे। उधर इस चार्जशीट के पेश होने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि सत्ता पाने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी की कॉपी बन गई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को अपना स्वतंत्र राजनीति प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। 70 साल का लंबा समय बीत गया है और अब बदलाव का वक्त आ गया है। मगर ये हमेशा होता रहा है, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा। जब पावर में आते हैं तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाते हैं बीजेपी का। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से डायरेक्ट अपील कर रहा हूं कि अभी तो आप होश में आइए, छोड़िए इन लोगों का साथ। 70 साल आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमेशा आपको धोखा देती आई है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ये घटना हुई, जांच भी बीजेपी राज में हुई, लेकिन फिर भी जांच में कोई गलती पाई जाती है तो केस की दोबारा जांच कराई जा सकती है। तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी, मुख्य बात ये है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टैंड बदल दिया हो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरे मुल्क में
जो राहुल गांधी जी की हमेशा भावना रही है, ऐसे तत्वों को जो कानून को तोड़ते हैं, गौवंश के नाम पर हत्या कर देते हैं, उसको पूरा मुल्क कंडेम करता है और हम ऐसे मुजरिमों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहरहाल पहलू खान को पुलिस चार्जशीट में गो तस्करी का आरोपी बनाए जाने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। अब ये देखना अहम है कि क्या कांग्रेस सरकार दोबारा जांच करवाएगी या फिर वो पुलिस जांच को सही मानकर वो बीजेपी के राग में राग मिलाएगी। तो आप दोबारा जांच करा लो, हमारे क्या है। आप पहलू खान को राष्ट्र भक्त बताना चाहते हो, गो भक्त बनाना चाहते हो, वो काम कर लो। अगर इससे तुम्हारे वोटों की खेती पकती है और इतना ही काम करना बाकी तो वो भी कर लो। तो अभी समय लगेगा। अभी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि सरकार इरशाद आरिफ और मोहम्मद खान के खिलाफ कितना समय लगे न्यायालय में, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो उनके खिलाफ चार्जशीट आई है, काफी समय से फरार थे, उस केस में भी बयान देने नहीं आ रहे थे, तो अभी ट्रायल शुरू होगी इनके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, एफआईआर में पहलू खान का नाम बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब चार्जशीट का जिक्र हो रहा है। यह एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुर्खियों में मामला आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि अगर कहीं जांच में कोई लेकुन रहा है, कोई कमी रही है, तो उसकी पुनः जांच कराई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का साफ कहना है कि वो गो तस्कर थे कि गो भक्त थे, उसकी जांच आप करा लीजिए और अगर इससे वोटों की खेती कटती है तो आप वो भी करके देख लीजिए। गुलाब चंद कटारिया, पूर्व गृह मंत्री, अभी आपने बयान सुना। लेकिन शाम को ही अभी ट्वीट करके अशोक गहलोत ने एक और वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, पर्टिकुलर एक समाचार पत्र का नाम भी दिया है जिसमें रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसे खारिज करते हुए कहा है कि फैक्ट्स, एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वह उसके परे हैं और वो एक तरह से उसे खारिज कर रहे हैं, इनकरेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हम इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जोशी साहब जुड़े हुए हैं। जोशी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि ये एक अलग बात है कि चार्जशीट में क्या हुआ, उस पर मैं जाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी इससे इनकार कर रहे हैं कि आरोपी नहीं बनाया गया उन्हें। क्या ये माना जा सकता है कि कोई मृत, अगर किसी का वाकई में किसी में अगर डेथ भी हो जाती है किसी की, तो चार्जशीट में उसे शामिल किया जा सकता है? ये थोड़ा सा एक मैं टेक्निकल पेज पुलिस की दृष्टि से जानना चाहता हूं। योगेंद्र जी, चूंकि इस प्रकरण में अन्य अभियुक्त भी शामिल है, इस वजह से चार्जशीट नाम दिया गया है। क्योंकि जो अलग उसके लड़के हैं, मेरे ख्याल से मुझे जानकारी है 2 लड़के हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दी गई है। तो इन्होंने क्या किया है कि इसको बड़ा रंग दिया है कि पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है जो आरोपी है, तो उसके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश नहीं होती, उसको ड्रॉप कर देते, फौती मुलजिम में एफआईआर लगा दी जाती है। लेकिन वो पर्टिकुलर उस नाम के लिए, हाँ। लेकिन अगर उसके अंदर अन्य अभियुक्त शामिल हैं तो उसका नाम उसमें शामिल तो रहेगा, लेकिन फौती मुलजिम में शामिल रहेगा और अन्य अभियुक्तों की उस चार्जशीट के अंदर जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में वो अदालत में कार्रवाई चलेगी। तो इसलिए ये कहना कि पहलू खां के नाम की चार्जशीट दी गई है, ये भ्रमित करने वाली बात है। पब्लिक को भ्रमित किया गया है कि देखो एक आदमी मर गया और फिर भी उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा रही है। ये कहना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उसमें चार्जशीट पेश की गई है पत्रावली में, चूंकि अन्य अभियुक्त हो रहे हैं, इसलिए उन अभियुक्तों को उसके अंदर मुलजिम बनाया गया है और इसलिए चार्जशीट पेश की गई। चूंकि मुकदमा पहलू खां, सरकार वर्सेस पहलू खां यूं दर्ज है अन्य, तो उसके अंदर जो 2-3 अन्य जुड़े हुए हैं उनका नाम बाद में आता है, पहलू खां का पहले आता है। तो चार्जशीट जब पेश होती है तो उसको यह माना जाता है कि साहब पहलू खां के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। जब इसे केस को और इंगित करता है वो कि ये केस है, ये केस है। पहलू खां वाले मामले में चार्जशीट पेश की गई है कि उसके अंदर, क्योंकि आप देखिए, एक तो गौ तस्करी, इसमें अपराध की गंभीरता, और एक 302, उसमें अपराध और अपराध की गंभीरता, इसमें रात दिन का अंतर है।
इसलिए इनको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जी, आरको साहब आपके पास आना चाहूंगा। ओवैसी इस मामले में ये कह रहे हैं कि आजादी के 70 साल बाद भी राजस्थान के मुसलमानों को मैं सीधे रूप से आगाह करता हूं कि अब समय आ गया है कि अपना प्लेटफॉर्म चुनो, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। इस पे क्या कहेंगे ओवैसी जो बयान दे रहे हैं? देखिए साहब, ओवैसी जो बयान दे रहे हैं, जो हालात उनको नजर आ रहे हैं, उन हालात को देखकर वो ये बयान दे रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट चोरी के नाम पर जिसको मारा गया है झारखंड में, तो ये सब चीजें रोज आए दिन कोई ना कोई ऐसा केस सामने आता जा रहा है कि कभी जय श्री राम बोलो इस पर मारते हैं, कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा करके मारते हैं। तो ये सारी चीजें मजबूर कर रही है कुछ ना कुछ कि भाई यहाँ मुसलमानों का इस तरह से जुल्म जातियां बढ़ती जा रही है और उस जुल्म जातियों पे सरकारें कोई एक्शन नहीं लेती है, बल्कि सरकारें जो हैं अब पहलू खां को हमने अभी आपके सामने, आपने भी देखा हमने भी देखा, उन्हें मार रहे हैं। उन मारने वालों को सबको बरी कर दिया सीआईडी जांच ने, तो फिर वो अपने आप थोड़ी मर गया। नहीं, ये देखिए पुलिस भी नहीं कह रही है कि जांच ने सीआईडी की जांच कराई। जब उनको रिक्वेस्ट की गई चीफ मिनिस्टर को कि साहब ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने सीआईडी की जांच बिठा दी। सीआईडी की जांच कंप्लीट होकर के जो उसमें मुलजिम थे उनको बरी कर दिया, उनको क्लीन चिट दे दी। ये सीआईडी की जांच हुई। अब इसको क्या कहें हम देख रहे हैं आंखों से, उसको भी मार रहे हैं, उसके बेटे को भी मार रहे हैं, उसके जो दूसरे हैं उनको भी मार रहे हैं, और मारने वाले भी दिख रहे हैं, फिर भी वो बरी हो रहे हैं, उनकी जमानतें हो गई और बाद में क्लीन चिट मिल गया सीआईडी। तो ये सारी चीजें इस बात की दलील है कि ये एक समुदाय पे जायज नाजायज हर तरह से जुल्म होने लगा है, जो कतई हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। किसी भी हालत में ये बात सही नहीं है ऐसा होना। इंसान की गलती किससे नहीं होती, गलती होती है, लेकिन उस गलती पर गलती करना ये एक सरासर इस बात की दलील है कि जो गलती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए ये गलतियां रोज बढ़ रही है। क्यों? ये इस तरह से अगर किसी ने गाय, पहली चीज तो इस केस के बारे में मैं आपको ये बता दूं, मुझे पूरी जानकारी है कि मैं वहां तक भी गया था, इसके घर भी गया था, हमने एजिटेशन भी किए थे, हमने कोशिश भी की थी, और पूरी ये उनके पास सबूत थे कि वो जयपुर अठवाड़े से गायें खरीद के ले गए। उन गायों के साथ ब्याई हुई गायें थी, उनके साथ बछड़े भी थे। तो अब और इसके खुद के यहाँ हम उसके घर गए तो वहां भी गाय पल रही है, वो दूध का धंधा करता है। अड़ोस पड़ोस से पूछ के आए हैं कि ये गाय रख करके दूध बेचता है गांव में, उसके बावजूद उसको गाय तस्कर कह के और उसको इस तरह से मारा, और 3 दिन तक वो वहां अस्पताल में जो इलाज होना चाहिए कायदे से वो नहीं हुआ और वो मर गया। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि फला 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 लोगों ने मुझे मारा है। उनसे पूछा भाई तुम्हें कैसे मालूम, तुम जानते थे क्या? कि नहीं, वो एक दूसरे को आवाज लगा करके कह रहे थे कि तू मार, तू पकड़ ले, भागने मत दे, मार, ऐसे नाम ले लेके आवाज एक दूसरे को नाम ले रहे थे। वो नाम मुझे मालूम है कि उन लोगों ने हमें मारा है, उनका नाम निकाल दिया। अब इसे क्या कहें? मतलब हमें कहीं इंसाफ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक तरफा जुल्म हो रहा है। तो ओवैसी जी जो आपको आगाह कर रहे हैं, आप उसे सही ठहरा रहे हैं कि 70 साल के बाद भी आगाह कर रहे हैं, तो उनकी नजर में ये चीजें दिख रही होंगी, हमें भी दिख रही है ये बात तो, कि अब हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं है। खुद जयपुर में मैं हमारे भट्टा बस्ती के अंदर 3 वाकये इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से जय श्री राम के नाम पे मारा है, जिसमें 4 बच्चे अस्पताल में काउंटी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुए। तो ये तो दिख रहा है, और फिर उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो हाँ। क्या माना जाए इसको? मैं एक बार लौटूंगा आपके पास। उमेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ओवैसी का जो अपना एक स्टेटमेंट है, और बात यहां पे
जैसे गुलाब चंद जी कटारिया कह रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार में वो गृह मंत्री रहे और उस वक्त की बात है। सवाल खड़ा ये कर रहे हैं आरको साहब कि सीआईडी सीबी से जांच कराई, वो भी इन लोगों की डिमांड पर कि जांच कराई जानी चाहिए, एक स्वतंत्र तरीके से इसकी जांच हो, वो जांच कराई गई। तो उसके बाद में इनका साफ कहना है कि जांच में जो आरोपी उस वक्त के थे उन्हें दोषी करार देने के बजाय उन्हें बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है कि 6 आरोपी इसके अंदर बनाए गए थे और उनकी मौके की तस्दीक कराने के बाद, ऐसा सीआईडी का कहना है, मैं कुछ पढ़ रहा था उसमें कि वो मौके वारदात पे थे कि नहीं थे, क्योंकि जांच का विषय ये रहता है आपका कि जो मुलजमान जिनको आप मानने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको आरोपी बना रहे हैं, क्या वास्तव में वो मौके पे थे। अगर मौके पे कोई नहीं है तो फिर वो दोषी नहीं बन सकता। यहाँ पे कुछ जो पहलू का कि मौत को लेकर के जिन लोगों ने हेजिटेशन के ज्ञापन दिए, उन लोगों का यह मानना है कि गलत तरीके से जांच की गई है और सरकार का रुख साफ था कि जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल बचाया जाना है। बिल्कुल आरोप लगे। आरको साहब मेरे साथ डिबेट में 1-2 साल पहले जब बैठे थे तो साफ उसमें कहा था कि दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी भी इन लोगों को ये लगता है कि दोषियों को बचाया गया है। तो जांच का जो विषय था, क्या वास्तव में उस जांच अधिकारी ने गुमराह किया, ऐसा कुछ लगता है आपको? क्योंकि ये मामला ऐसा था कि न केवल एक राजस्थान से जुड़ा था, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे काफी तूल दिया था। देखिए योगेंद्र जी, कोई आवश्यक नहीं कि दोनों पक्ष सहमत हो। किसी के साथ में यदि जांच में नाम हटेगा तो सामने वाला कहेगा कि नहीं इसमें ये कार्रवाई होगी। हमें किसी न किसी जांच एजेंसी पे तो विश्वास करना ही होगा। यदि हम सभी जांच एजेंसी पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो हम कभी खुश हो ही नहीं सकते या हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये बात ठीक है, जो पीड़ित होता है या जिसको लगता है कि मुझसे पीड़ा हुई है, वो व्यक्ति कई दफे ये कहता है कि हाँ इसमें ये जांच नहीं की, अमुक मामले को टाला गया, ये किया गया, कई उसके विषय होते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि अदालत का निर्णय सर्वोपरि होता है। अदालत यदि किसी को दोषी मानती है तो व्यक्ति माना जाएगा कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। हमारे यहाँ के जो लोकतंत्र है उसमें अदालत का बहुत अच्छा स्थान है और मैं मानता हूं कि जितने भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें अदालत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बात यह आती है, इस प्रकार कानून व्यवस्था किसी को भी खत्म करने का अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। किसी को भी भीड़ को किसी की जान लेने का या मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह कि ये तो कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ कि जिनको राजनीतिक फसल के रूप में काटने के लिए कोई भी दल पीछे नहीं हटता है। जिसको जो मौका लगता है उसको काटने की कोशिश करता है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो वो इसको एक मुद्दा बनाती थी। ये है आज जो सत्ता में उनकी सोच अलग होगी। यदि चालान पेश करने से पहले या चार्जशीट पेश करने से पहले यदि इसकी कोई जांच की जा सकती थी, या हो सकता है सरकार है, सरकार किसी भी मामले को जांच भी ले सकती है, आयोग बना सकती है, न्यायिक प्रणाली से हो सकता है, ये सरकार का मामला है। लेकिन मैं यहाँ ये मानना चाहूंगा कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र ऐसा है। हाँ, अभी बात ओवैसी जी की आई। ओवैसी जी एक कभी राजनीतिक फसल खड़ी करना चाहते हैं राजस्थान में भी, जो अभी मुझे लगता नहीं कि संभव हो, क्योंकि अभी वो एक क्षेत्र विशेष के नेता है। भले वो मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी कारणों से देश में उन्होंने अपना नाम बनाया होगा, लेकिन वो राजस्थान या अन्य स्टेटों में उनकी पार्टी का कोई महत्व नहीं है। न अभी वो प्रादेशिक पार्टी है, न वो कोई राष्ट्रीय पार्टी है। कभी कभी क्या है, राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए कुछ बातें की जाती है, वो उन्होंने ओवैसी जी ने भी की है। और ये कोई राजनीतिक पार्ट है, राजनीतिक यदि ऐसी बातें नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। इसलिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया उनकी सोच की, उनकी पॉलिटिक्स की खेती में बीज डालने के लिए उन्होंने किया है। अब राजस्थान में ये कई 2-3 ऐसी घटनाएं, रकबर का मामला हुआ रामगढ़ में, उसके बाद ऐसी 2-3 घटनाएं हुई। लेकिन हम यदि किसी बात को ये कहें कि अमुक धर्म के लोगों ने या अमुक जाति के लोगों ने दबाव की वजह से किया, देखिए अब यदि बात यदि कही जाएगी तो लोकसभा में भी, जब संसद में भी अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, जय सिया राम के नारे लगते हैं, ये कुछ चीजें लगती है, तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए शोभाजनक नहीं है। हमें संयम रखना होगा। हम जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा कि जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमें कौन सी बात कहनी चाहिए, किस प्रकार के नारे लगाने चाहिए। जय श्री राम के नारों का जवाब यदि हम अल्लाह अकबर से देंगे या अल्लाह अकबर के नारे का जवाब हम जय श्री राम से देंगे, तो देखो तनाव तो होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सांसद हो लोकसभा का या राज्यसभा का। उन्हें अपने पदों को समझना होगा, उन्हें अपनी गरिमा को बनाए रखना होगा। कई मामले से राजनीतिक फसल काटने के लिए जनप्रतिनिधियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
कई दफा ये होता है कि अमुक क्षेत्र में अमुक घटना घट गई, इसके लिए हमको कैसे राजनीतिक लाभ मिले, वोटों में कैसे उस कांड को या उस घटना को कैसे वोटों में तब्दील किया जाए, इसके लिए कई दफा राजनीतिक दल कई मुद्दे उठाते हैं। राजस्थान बड़ा शांतप्रिय इलाका है, यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती है। मैं एक बात मानता हूं कि अलवर में जो मेयर समुदाय के लोग हैं, जो पशुपालक हैं, दूध बेचने का काम करते हैं, उनमें 90% लोग ऐसे हैं जो दूध बेच के अपने आजीविका चलाते हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े रहे। और इसलिए मैं मानता हूं कि अलवर के जिले के लोग गाय का संरक्षण करने में सक्षम हैं। और जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया कि गौ पालन में लगा हुआ था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मामले को घुमाने के लिए अलग धंधों के माध्यम से या अलग घटना के माध्यम से स्थिति को बदलने की कोशिश करते। अब इसमें देखिए, हम सब मेरे समाज के लोगों पे प्रश्न नहीं लगा सकते, अधिकांश 99% लोग उसमें एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए हम समाज धर्म इससे क्यों जोड़ते हैं? आरोपी आरोपी होता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम इस बात को डाइवर्ट वहीं से कर देते हैं जब किसी धर्म जाति से जोड़ते हैं। मैं जोशी साहब के पास जाऊंगा। जोशी साहब, ये पर्टिकुलर इस तरह के जो मामले होते हैं, मेरी नजर में आरोपी आरोपी है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम क्यों खेमों में बांट देते हैं जांच को, या फिर आरोपी को जाति नहीं होती, आरोपी जाति सिर्फ एक होती है कि अगर उसका आरोप साबित होता है तो दोषी है। योगेंद्र जी, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई भी घटना घटित हो, प्रत्येक घटना को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, धर्म और जाति के चश्मे से देखते हैं। हम कितना ही अखबार में कह लें, कितना ही हम यहाँ टीवी पे बैठ के बात कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ भी कर लीजिए, इस प्रकार के प्रजातंत्र में जहां इस तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां, जाति से जुड़ी हुई अलग, धर्म से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, उस जगह पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुस्लिम संप्रदाय के जितने लोग हैं, इन्होंने कहा 90% गो का, इनका गायों का, भैंसों का इनका काम करते हैं। तो इसका कि ये गो तस्कर है, इसकी जांच करने का अधिकार जनता को नहीं है, उन लोगों को नहीं है जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, जो हम टीवी में देख रहे हैं। और अगर टीवी में देखने के बाद भी, उनको शक्ल पहचानने के बाद भी अगर अनुसंधान अधिकारी उनको बरी कर देता है, निकाल देता है, तो ये मान के चला जाए कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। क्योंकि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, मान लो नहीं है, लोगों ने मोबाइल के माध्यम से फोटोएं खींची और साफ दिख रहा है कि उसको खींच के मारा गया है। योगेंद्र जी, जब तक हम सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक इस प्रकार के अपराध रुकेंगे नहीं। और ये अपराध होते आ रहे हैं। आप देखिए, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर कल परसों आ रहा है कि एक मुस्लिम को पकड़ के जय श्री राम के चांटे लगा के है, लेकिन ठीक है कि उसकी सत्यता निकाली गई, तो सत्यता निकाली गई कि चांटे मारने वाला भी मुस्लिम है, उसको पकड़ के थाने भी ले जा रहे हैं। तो ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। अगर ये चीज क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे भाई जो दूसरी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके दिमाग में भय की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। और हम ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो गायों का मामला। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कितनी गायों का ये संरक्षण कर लेते हैं। समाज में मैं देखता हूं कितनी गायें गौशाला के अंदर रोज मरती हैं। मैं देखता हूं कि उनके लिए क्या कर रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियां, क्या कर रही हैं, ये जो सरकार के जो चुनिंदा नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, क्या कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस तरह की बात है। गवाह से नक्शा मौका आदि सब तस्दीक कराया जाता है। अगर वो कहता है साहब मेरे खाली दस्तखत, खाली कागज पे हस्ताक्षर करा लीजिए, तो न्यायालय उस चीज को मानती है। और न्यायालय घटनाक्रम की सर्कमस्टांसेस और घटना के जो वस्तु स्थिति है उस समय की, उसको देखते हुए न्यायालय निर्णय करती है। अब इस केस में आप सामने देख लीजिए कि अगर कोई भी न्यायालय के सामने अगर इस प्रकार से मोबाइल की जो डिटेल्स हैं, जो मारने पीटने से संबंधित है, जो टीवी में दिखाई जा रही हैं, अगर ये रखी गई हैं और इनमें पहचाने जाते हैं मारने पीटने वाले लोग, पहचानने के बाद भी अगर उस क्लिप को गलत माना जाता है या कि साहब इसको तो ट्विस्ट किया गया है, इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, इसको फलाना किया गया है,
और उसके बाद वो अपराधी बच जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि इसमें राजनीतिक संरक्षण जरूर है, इसी वजह से वो लोग बरी होते हैं। अब जो व्यक्ति मारा जा रहा है उसको नीली कमीज वाला मार रहा है, दूसरे को पकड़ के दूसरे से पूछताछ की जाए। लेकिन ये मान के चलो कि जब राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करेंगी, जाति के नाम पर राजनीति करेगी, तो दूसरे पक्ष को सफर करना पड़ेगा। और इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी का शासक होगा, एक राजनीतिक धार्मिक पार्टी के शासन होंगे, तो दूसरे धार्मिक पार्टी या दूसरी जाति के लोगों को सफर करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कानून अपना काम करेगा, तो मैं कहना चाहूंगा कानून अपने आप काम नहीं करता है, कानून को लागू करने के लिए इंसान ही लागू करता है। अगर उस इंसान के अंदर खोट है, वो जाति और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको न्याय देने में सक्षम नहीं होगा। और ये आप बिल्कुल स्वतंत्र रहिए इस बारे में। जो मैं कह रहा हूं कि जब तक पुलिस इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करेगी, राजनीतिक पार्टियों के अंडर में जब तक ये प्रशासन पुलिस का रहेगा, जब तक आपको इसी प्रकार की बातें सुनने को मिलेगी कि कौन क्या कहता है। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए गृह मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार के ओहदे पर बैठे हुए लोग ऐसी ऐसी बातें कर बैठते हैं जिससे हमारे देश में गलत चीजें पैदा होती हैं, गलत बात निकल के जाती है, जिससे क्या होता है, दो धर्म के लोगों में वैमनस्य पैदा हो रहा है। और ये मैं बताना चाहूंगा, ये आज नहीं, आज के 50 साल बाद इसकी आप देखना, जब जो अल्पसंख्यक हैं वो जब अपनी संख्या में आ जाएंगे, तब आप देखिएगा, जब उनके लोग राजनीति में उतनी संख्या में होंगे, तब आप देखिएगा फिर आप क्या करेंगे। जब सबके मनों के अंदर मेल भर जाएगा, उस समय उसको साफ करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। और उसका नतीजा वही होता है जो हमारे देश में 1947 में देखा गया है। आरको साहब, आपके पास एक बार मैं फिर आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही है कि जांच भाजपा के कार्यकाल में हुई है, और फिर भी अगर कहीं कोई जांच में कोई कमी रह गई, कोई खामी रही है, तो जांच वापस कराई जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, उसमें कहा गया है कि फैक्ट्स जो मीडिया में आ रहे हैं वो सही नहीं है, और फैक्ट्स रियलिटी जो है वो थोड़ा अलग है। देखिए, अशोक गहलोत साहब के सामने इस मसले को लेकर 3 महीने पहले एसडीपीआई पार्टी के लोग गए थे, मेमोरेंडम दिया, उनको बताया कि साहब इस मामले में निष्पक्ष जांच अलग से कराई जाए, इसलिए कि पिछली सरकार की जांच है, इसमें इंसाफ नहीं है। उनको ये कहकर बरी कर रहे हैं कि साहब उनका टेलीफोन जो है उसकी लोकेशन उस जगह की नहीं मिली, इसलिए ये दोषी नहीं है। ये सब चीजें उनके सामने रखी गई, उनको बताया गया, तब उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं, मैं इसकी अलग से जांच करा लूंगा, और ऐसा नहीं है, आप इत्मीनान रखिए। उनको भरोसा दिया कि मैं इसकी इंडिपेंडेंट अलग से जांच करा लूंगा। ये बात सही है कि उनके जमाने के अंदर जो जांच हुई है, तो हो सकता है कि ये जांच निष्पक्ष नहीं हुई होगी, तो मैं इसके लिए अलग से जांच करा लूंगा, फिर जैसी जांच की रिपोर्ट आएगी वैसा करेंगे। तब ये बात होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कराया, बल्कि वो जो सीआईडी ने रिपोर्ट दी, जो बीजेपी के जमाने में थी, उसी आधार पर चालान पेश करने का मामला कर दिया गया। नहीं, लेकिन वो खारिज कर रहे हैं कि चालान पेश में पहलू खां का जो नाम बताया जा रहा है वो फैक्ट्स के आधार पे गलत है। देखिए साहब, अगर चालान पेश में मुलजिमों को ही निकाल दिया है, फर्जी मुलजिम डाले गए हैं, जो असली हैं, जो इसके अंदर जो मेन मुलजिम है वो वहाँ के सरगना हैं, वहाँ के वो लोग हैं जो इस तरह के काम कराने के लिए लोगों को उकसाते हैं, उनकी पीठ पे हाथ रखते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। आप ऐसे लोगों के जब केस बनाने होते हैं तो पुलिस का तो रवैया हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, मामूली धाराओं में किसी को भी बना देते हैं, और बाद में वो झूठे आदमी होते हैं वो बरी हो जाते हैं, जो सच्चे आदमी होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो ये तो अभी आप भी कह रहे थे कि भाई अदालत में तो जो कागज पेश किया जाता है उस पर निर्णय होता है, तो ये सब कुछ मुमकिन है हमारे देश में। तो जब ये सब कुछ मुमकिन है तो फिर ये इंसाफ नहीं है। जहाँ इंसाफ नहीं है वहां फिर मुल्क में अमन चैन सुकून कहाँ से बनेगा, और कब तक कौन आदमी। आज पूरे मुल्क में इस वक्त झारखंड के मैटर को लेकर जो उसे मारा है उसको लेकर पूरे मुल्क में एजिटेशन हो रहे हैं।
इसलिए हो रहे, इसीलिए हो रहे कि तो हर दिन होने लग गया, हर एक के साथ होने लग गया, किसी न किसी बहाने होने लग गया। तो ये सारी पोजीशन कल सांगानेर में था, 2 रोज पहले यहाँ अपने कमिश्नर ऑफिस के सामने था, आए दिन कोटा में था, हर जगह हो रहा है कि भाई ये एजिटेशन क्यों हो रहे हैं, कि साहब हमें इंसाफ दिलाया जाए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। जिस तरह कानून बना है बलात्कार के लिए, इसी तरह सख्त कानून ऐसे कामों के लिए भी बनाया जाए जो इस तरह से बिला वजह किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। तो इस तरह की बात जब तक नहीं होगी और वो इंसाफ के साथ बगैर किसी जात और धर्म मजहब इनको सामने लाए बगैर इंसानियत के नाम पर इंसानियत के साथ वो इंसाफ करेंगे, तब जाकर के ये सब चीजें रुकेंगी। वरना यहाँ पॉलिटिकल लीडरों का हाल अजीब व गरीब है। वो अपने वोटों के लिए चाहे सैकड़ों आदमी मर जाएं और उनके अपने वोट सीधे होने चाहिए। यहाँ की पॉलिटिशियनों का हाल ये है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, मॉब लिंचिंग होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है, बिल्कुल हम पहले दिन से इसके लिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामी रहती है, कानून का भय नहीं होता है, तब मॉब लिंचिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत गलत है। लेकिन चाहे पहलूखा का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, पर्टिकुलर एक समाज संप्रदाय या जातियों में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जो अपराध है वो भी जातियों में बट रहे हैं, घटनाएं जातियों में बट रही हैं, समाज संप्रदाय में बट रही है, धर्म के आधार से तय हो रही हैं। तो ऐसा क्यों? ये सब सियासी पार्टियों ने हमारे मुल्क के अंदर इतना जहर फैला दिया है, जातिवाद का इतना जहर फैला दिया है सिर्फ अपने वोटों की राजनीति की वजह से, कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब ये कि जैसे कोई ब्लड कैंसर हो जाता है ना, इस टाइप से कुछ लोगों में ब्लड के अंदर ये बात घुस गई है कि अब उनको दूसरी बात समझ में नहीं आती। इतना खतरनाक काम किया है इन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने वोटों के लिए कि हमारे देश को यूं समझिए एकदम आग के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर एक समुदाय से गलती होती है तो दूसरा समुदाय जोश में आएगा, फिर वो गलती करेगा, फिर ये गलती करेंगे। तो हमारा देश ऐसा लगता है कि हमारे जो दूर बड़े बड़ी जो ताकतें हैं वो भी देख रही है इस बात के लिए कि अच्छा है हिंदुस्तान आपस में कट पिट के मर जाए, कमजोर हो जाए और ये एक विश्व में बड़ी ताकत बनने जा रहा है, ये ताकत ना बने। वो भी इस मामले में मदद कर रहे हैं। उनकी एजेंसियां भी यहाँ ऐसे लोगों को फंड देती है कि तुम इस तरह की राजनीति यहाँ फैलाओ, इस तरह की हरकतें करो ताकि तुम्हारा देश आपस में एक दूसरे को दुश्मन बन जाए और तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करे। मेरा तो ये मानना है कि हमें उन ताकतों को भी देखना चाहिए कि जो हमारे मुल्क में फंडिंग भी करती है, हमारे मुल्क में लड़ाने के हालात भी पैदा करती है, हथियार भी पहुंचाती है। क्या कुछ नहीं हो रहा है और सब सरकार की निगाह में हो रहा है। सरकार जानती है, उसके बाद इसलिए खामोश है कि उनके वोटों का मामला सीधा हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हथियार बांटने की बात आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने घर घर तलवार बांटेंगे। क्या तू कैसा भी है घर घर तलवार बांटने का? घर घर बंदूकें बांटने लग जाएंगे, कल ये छुरे बांट रहे हैं। ये क्या सब चीजें हो रही है? इसकी कहां जरूरत पेश आ रही है कि घर घर में आप तलवार बांटेंगे? ये खाना जंगी की सारी चीजें नजर आ रही है कि आने वाला दौर ऐसा आ रहा है कि एक दूसरे के खून का दुश्मन हो जाएगा और एक दूसरे को मारेगा। लौटूंगा आपके पास ये अच्छी चीज नहीं है। उमेंद्र दादी साहब के पास में जाऊंगा। उमेंद्र जी, बात पहलूखा के केस से जुड़ी हुई हम कर रहे हैं, क्या अभी भी ये माना जा सकता है कि कुछ चीजों को भ्रम में लेकर के फैक्ट्स क्या हैं अभी उस पर कोई बोल नहीं रहा, लेकिन मीडिया का अपना दावा है कि हमारे पास में उसकी चालान की कॉपी है, चालान के आधार पे रिपोर्ट छपी है, लेकिन प्रशासन सरकार उसे खारिज कर रही है। तो कुछ ऐसे क्योंकि जैसे ओवैसी ने जो बयान दिया, मुसलमानों से को आगाही कर दिया कि इस देश के अंदर अब खुद का प्लेटफॉर्म बनाइए, हालांकि आपने कह दिया कि वो अपने वोटों की फसल तैयार करना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसमें सोच समझ करके काम करना चाहिए। लेकिन मीडिया जो अपनी रिपोर्ट देता है वो भी ऐसे केस में हवा में बात नहीं कर सकता। देखिए योगेंद्र जी, हम यदि हर बात पे मीडिया पर प्रश्न लगाएंगे तो ये भी उचित नहीं है। मैंने कहा कि हवा में बात नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा मामला है, किसी के कहीं सुनी बात के आधार पे नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन योगेंद्र दादी शर्मा जोशी साहब जो कह रहे थे
कि पर्टिकुलर केस को आइडेंटिफिकेशन के लिए उस केस का जिक्र पहले कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। देखिए, मीडिया पे यदि हम हर बात को लेकर प्रश्न लगाएंगे कि मीडिया ने ऐसा किया तो ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया के पास भी कई दफे सबूत होते हैं, कोई साक्ष्य होते हैं, उनके आधार पे बात की जाती है। जब क्या होता है, किसी का कोई बस नहीं चलता तो मीडिया पे धकेल दो सब बातें कि मीडिया ने ऐसा किया, मीडिया ने गलत छापा, मीडिया ने गलत लिखा। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि यदि किसी मामले को लेके वोटों की फसल यदि हो तो यहां देखिए, बहरोड में सिर्फ बीजेपी का एमएलए जीतना चाहिए था, रामगढ़ में बीजेपी का जीतना चाहिए था, कहां जीते दोनों जगह। जनता सब समझती है, जनता मानती है, इस देश की एकता अखंडता को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने बातें किए जाएंगे। देश का आम नागरिक जानता है कि हमें कौन लड़ता है, कौन हम लोगों में आग डालने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देश की एकता अखंडता न कभी टूटी न टूटेगी। ये ऐसी कई घटनाएं आती है चली जाती है, कुछ समय बाद में इतिहास में बन के ये बातें इतिहास बन जाती है। लेकिन यह है कि हमारे देश की जनता को कई दफे लोगों ने भड़काने की कोशिश की। जब बात आती है गांव में विकास की या अन्य कोई ऐसी समस्या आ जाती है देश में, तो देश का हर व्यक्ति एक कदम से कदम मिला के चलता है। तो ये कभी राजनीतिक मामले बनाने की भले ही कोशिश की जाए, लेकिन बन नहीं पाते हैं और ना बन पाएंगे। ये राजस्थान में ऐसी कोई छोटी छोटी कई घटनाएं हुई जिनको देख के लगा था कि चुनाव में इसके क्या परिणाम निकलेंगे, लोकसभा चुनाव में क्या निकलेंगे, विधानसभा चुनाव में क्या निकलेंगे, लेकिन नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत आए। रामगढ़ में घटना घटी तो माना जाता था कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्या होगा। बहरोड में घटना हुई, उसका भी माना जाता था इफेक्ट होगा। कई राजनीतिक दलों के मन में खुशियां भी आई, कुछ लोगों ने सोचा कि हम इसको मुद्दा बनाएंगे। मुद्दा कोई कुछ भी बनाए, ये चीजें मुद्दा नहीं बनती है। आम व्यक्ति जानता है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा होता है विकास का। मॉब लिंचिंग ये कोई मुद्दे नहीं बन सकते, किसी की हत्या का मुद्दा नहीं बन सकता, किसी की जान लेने का मुद्दा नहीं बन सकता। मुद्दा बनेगा हमेशा विकास का बनेगा, मुद्दा बनेगा सद्भावना का विकास का। जो बात होगी वो मुद्दा बनेगा। ठीक है, कुछ छोटी पार्टियां है मुद्दा बनाती है, उनको अपनी फसल बोनी है। जैसे कि आपको ध्यान है कि बसपा का जब कोई आधार नहीं होता था, यहाँ पे राजस्थान में उनके कोई टिकट लेने वाला नहीं होता था, तब यहाँ दलितों की बात की जाती थी, अन्य बातें की जाती थी, फसल जो खेती उसमें बीज डाले जाते थे। अब ओवैसी भी चाहते होंगे कि अन्य किसी स्टेट में निकले जहां मुद्दा होगा वो बीज डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीज क्या है कि अंकुरित है या बिना अंकुरित है समय बताएगा। लेकिन राजस्थान में कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ा नहीं सकता। और ठीक है, मुद्दे कभी हर समाज में गलत व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम किसी एक समाज को या एक जाति को दोषी नहीं मान सकते। बिल्कुल उमेदर जी, सबसे बड़ा बस सवाल यही है कि क्या वास्तव में किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण होता है तो फिर वहीं से बस उसके अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स, दूसरी चीजें वो वहां से शुरू हो जाती हैं। जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, ये इस तरह के जो केस होते हैं जो पहले दिन से ही पॉलिटिकल लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं। मैं तो मॉब लिंचिंग भीड़ का एक है, लेकिन ये भी एक तरह से लिंचिंग है कि आप चारों तरफ से आप उस पर पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं। तो तय तो ये उसी दिन हो जाता है कि इस केस की स्थिति क्या होने वाली है। ईमानदारी से जांच नहीं कर सकते, आप प्रभावित होंगे। और जांच अधिकारी भी निश्चित रूप से एक इंसान ही होता है। कितने प्रेशर, कहां से क्या चीजें होती हैं। कोई केस देख लीजिए आप, जिस केस में पॉलिटिक्स शुरू हो गई, मेरा तो मानना है कि अगर वास्तव में किसी मृतक को न्याय दिलाना है तो इसमें राजनीति मत लगाइए। योगेंद्र जी, ये संभव ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ऐसा इस देश में हो जाए। इस देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ये इसी बढ़ता तरह की जाएगा, चीजें बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये बताया है आरकोजी साहब ने, जैसे बताया है कि एक जगह इस तरह की घटना होती है तो वहां के इलाके के जितने संप्रदाय के लोग हैं उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। बदमाश तो नहीं डरता, बदमाश तो किसी जाति का भी नहीं डरेगा, लेकिन जो सीधे सच्चे लोग हैं उनके अंदर भय हो जाता है कि कल से का हमारे साथ हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो कोई सुन लेगा तो हमारे साथ मारपीट कर बैठेगा। आज देखिए, गायों का धंधा डल हो गया है। गाय का जो बिजनेस करते थे, जो हमारे हटवाड़े में गायें आती थी, भैंसें आती थी, मैं खुद गया हूं गाय भैंस खरीदने के लिए मेरे लिए, तो वहां देखा था तो सब मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जो भैंसे बेचते हैं, गायें बेचते हैं। अब आप उनको कह दो कि ये क्या गायों बिजनेस का काटने का धंधा करते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। इस तरह की बातें जो करते हैं, ये इस देश के अंदर इनको इन चीजों को माध्यम बना के, गायों को माध्यम बना के या और चीजों को माध्यम बना के, जातियों को माध्यम बना के ये द्वेष भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं। और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस चीज को सुधारना पड़ेगा। और अगर ये नहीं सुधारेंगे तो ये मान के चलिएगा आप
कि अभी एक शायद यूपी के अंदर एक गांव है जो खाली होने, वहां लिखा हुआ था कि मकान बेचे जा रहे हैं, फिर वहां के डीजीपी पहुंच गए, वहां सब, अब सबका ध्यान उधर होता जा रहा है। अब वो देखिए आप, वो क्यों हो रहा है? वो ऐसी चीज है जिसको देखने भी चाहिए, जिसको पढ़ना भी चाहिए कि ये वो मकान बेचने के लिए आमदा क्यों है। क्योंकि शरीफ आदमी जो है, जो शांति से रहना चाहता है, वो सड़क पर नहीं निकल सकता। मोटरसाइकिल से घू 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 करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, मोटरसाइकिल का क्लच दबा करके एक्सीलेटर दबा देंगे, पट पट की आवाज आती है, आदमी सो नहीं पाते। बच्चों से, लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मॉब लिंचिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाले हैं, पॉइंट बनाए हैं, आप नोडल अफसर अलग बनाएंगे हर जिले में, एसपी मॉनिटरिंग करेगा, एडिशनल एसपी ये करेगा। वो कहां चलेगी सब बातें? कहीं नहीं है, रोज हो रही है। वो कहां है देखने वाले, वो बताने वाले? और वो टीवी चैनल कहां चले गए, वो पत्रकार कहां चले गए जिन्होंने कुछ समय पहले, जब पेलू खां का हुआ था, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे, तब वो कहां चले गए? उन पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या, कहीं भी 2 आदमी 4 आदमी किसी को मारने पीटने लग जाते हैं, तुरंत 100 नंबर कंट्रोल रूम पे सूचना देते हैं, पुलिस आ जाती है। ये मरते क्यों है? लेकिन मेरा एक सवाल होगा सर, यहाँ पे आपसे एक सवाल होगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, पहलू खां की मौत का कारण, मौत का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो मॉब लिंचिंग के, लेकिन एक यहाँ पे एक बात ये भी कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था है वह हादसे पे जा रही है। आज भय क्यों नहीं होता है? कोई भी व्यक्ति, जिस तस्वीर में हम देख रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई अनपढ़ गंवार होगा, कुछ न कुछ पढ़े लिखे होंगे, वो ये भी जानते हैं कि इस घटना का अंजाम क्या होगा। कल को हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, हमारा भविष्य बिल्कुल खत्म हो सकता है, हमारे सारे सपने गर्त में जा सकते हैं। अगर वो मैरिज हो चुकी उनकी, तो बीवी बच्चों का क्या होगा? ये खौफ क्यों नहीं है हमारे? उसका कारण कानून का, क्योंकि एक सवाल कानून पे भी खड़ा होता है। उसका कारण योगेंद्र जी ये है कि 15-20 साल के पहले जो पुलिस वाले थे, जो IAS IPS थे, राजनीतिक पार्टियां उन पे बिल्कुल दबाव नहीं डालती थी, सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन होते थे, राजनीतिक पोस्टिंग नहीं हुआ करती थी। मैंने भी 35 साल नौकरी की है, चाहे मैं बीजेपी के राज में रहा, चाहे कांग्रेस के राज में रहा, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं हुई, कभी हटाने का प्रयास ही नहीं किया, कभी कोई नेता ही नाराज नहीं हुए। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं कि सबसे पहले जैसे ही कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, अपने अपने अधिकारी डीजी लगाएंगे, IG लगाएंगे, SP लगाएंगे और SHO तक वो पोस्टिंग हो जाएगी। साथ ही आप देख लीजिए, अब ये जगन गुजर के मामले में देख लीजिए, जाति विशेष के लोग एक बताओ, उन्होंने सरेंडर करवाया, वही वहां के सारी पंचायत करते हैं। तो ये देश जा कहां रहा है? आप इसको ले जा कहां रहे हो? आप राजनीतिक पार्टियां मूक दर्शक बनी बैठी हैं, जबकि इनका कर्तव्य ये बनता है कि इस प्रकार की चीज को रोके, और जब तक ये रोकने के अंदर सक्षम नहीं होंगे तो ये भी सफर करेंगे। चले, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि फैक्ट्स को आधार बनाना चाहिए, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कानून कोई हाथ में ना ले। और मैं तो यही कहूंगा कि सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है, जिसको सत्ता सौंपी जाती है, जिनके काल में ये घटनाएं होती हैं, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन एक विश्वास की बात होती है कि भरोसा कैसे पैदा हो। अपराधियों को जब तक कठोर सजा नहीं मिलेगी तब तक भरोसा भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि भरोसा इस मुल्क का एक आधार है, और भरोसा टूटा तो बहुत संकट होगा। जी, अब समय कम है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो व्हाट्सएप जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो किसी रास्ते चलते ने नहीं बनाया है, मारते हुए का वीडियो। उन्हीं के आदमियों ने ये वीडियो बनाया है, उन्हीं के आदमियों ने इस वीडियो को जो आगे भेजा है। तो ये जानते नहीं थे क्या कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जाएगा तो ये सब चेहरे नजर आएंगे? इसका मतलब इसके पीछे पूरी राजनीतिक लोगों का हाथ था कि मुसलमानों को इस तरह से मारपीट करके डरा दो, दहशत में ले आओ, ताकि हम अपने वोटों। आरको साहब, केवल आप यही बात क्यों सोचते हैं कि ऐसा होगा? अब सिर्फ एक पहलू को क्यों देख रहे हैं कि आप केवल मुसलमानों को दबाने, डराने, उसके लिए ऐसा हुआ है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मुझे बताओ, पूरे एक बार किसी और के साथ मॉब लिंचिंग नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुसलमानों के साथ सुन लीजिए सर, मानसरोवर के अंदर, के साथ हो रही है। सर मानसरोवर के अंदर
कुछ बंजारा जाति के लोग एक ट्रक के अंदर मवेशी लेकर के आए गए थे पर्वतसर से। सिपरापत थाने का मामला था, वहां उनको रोक लिया गया, भीड़ ने उसको घेर लिया, गो तस्कर उन्हें नाम दे दिया गया, मारपीट उनके साथ में हुई। वो कहते रहे कि हम हिंदू हैं, नहीं कि गो तस्कर हो। तो ये गो तस्कर का ये नहीं कि अगर गो तस्करी के किसी पे आरोप लग रहे हैं तो मतलब यह है कि केवल मुसलमान समझ करके वो लगा रहे हैं। देखिए साहब, मैं इस मामले में आपकी बात को यूं सही नहीं मानता। हाँ। कि अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं है किसी हिंदू को जान से मार दिया। अगर उसको मालूम हो गया कि ये हिंदू है, ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर जो लेके जा रहा है वो हिंदू है, तो उसको छोड़ देंगे, जो मुसलमान है उसे मारते हैं। अब इसको क्या करेंगे आप? जो सच है उसे हमें मानना चाहिए, ये सच्चाई है, वरना आप बता दीजिए। नहीं, मैं देखिए घटना को देखिए, मेरे नजर में मैं तो कहूंगा कि एक अगर पहलू खां के साथ में जो वाकया हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हुआ, माफ करिएगा, सही हुआ। पहलू खां एक इंसान था और इसी के साथ एक इंसानियत जो हमें संविधान ने जीने का अधिकार दिया है वो खत्म हो रही है। मैं ये कहूंगा क्यों, लेकिन है कि हिंदू और मुसलमानों से हम क्यों जोड़ रहे हैं इसे? देखिए, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जब वीडियो उन्होंने खुद ने बनाया है, जो मारने में शामिल हैं उन्होंने वीडियो बनाया है, फिर उन्होंने वीडियो वायरल वो किया है, तो ये सारी चीजें इस बात की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है कि ये पूरी प्लानिंग इसके पीछे होती है और प्लानिंग से ये सारे काम हो रहे हैं। ये अचानक होने वाला कोई काम नहीं है कि साहब ये कोई अचानक घटना हो गई है, हम इसे अचानक कह करके इस घटना को दबा रहे हैं, इस घटना को कमजोर कर रहे हैं। ये एक पूरी प्लानिंग हुई है, जहां जहां भी हो रही है। कोई 10 ऐसे वाकयात आगे होंगे कि जहां पकड़े गए लेकिन वो ले जाने वाले हिंदू थे, उनको छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मारा, बाद में पता लगा रही ये तो हिंदू है, छोड़ दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, छोड़ दिया, जमानत हो गई। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? हाँ, अगर ये गौ तस्करी के मामले में हिंदू को भी वही सजा देंगे कि मार दिया गया, जान से मार दिया, तब तो मान लेते आपकी बात। ये हिंदू मुस्लिम किसने फैलाया है? सियासी लोगों ने फैलाया, अपने वोट की खत्म करिए ना, क्यों वोट की राजनीति के चक्कर में आ रहे हैं? सभी को समझना चाहिए साहब। लेकिन जो ये हमारे नौजवान जो आज पूरी तरह से उनको पुलिस वो भर गया है उनकी जहमाकों में। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आपको साहब, मैं रोकना चाहूंगा। बहुत ही दुखद घटना, एक बार फिर इसका जिन बाहर निकल करके आया है, लेकिन सरकार इसे खारिज कर रही है कि जो फैक्ट्स मीडिया पर्टिकुलर किसी अखबार के माध्यम से आए हैं वो गलत हैं, सच्चाई के परे हैं। खैर, लेकिन मीडिया का अपना दावा है कि उनके पास में पूरे सबूत हैं। देखना होगा कि अभी रिपोर्ट्स के आधार पर सच्चाई क्या है, ये हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तभी कह पाएंगे। लेकिन अभी हम उन फैक्ट्स के आधार पर आपसे चर्चा कर रहे हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं या सुन रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ रही है, उनके आधार पर। हमने चालान की कॉपी नहीं देखी है। जब पुलिस वालों से बात की गई है, संदर्भ में कहा गया है कि कुछ देर बाद में सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट पर भरोसा करके ये माना जाना चाहिए कि सरकार का अपना जो वक्तव्य है वो आ चुका है और उनसे साफ कहना है कि रिपोर्ट से परे जो फैक्ट्स हैं उससे परे ये रिपोर्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।